फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक ही सेक्शन से कंसीडर है, वो सारे लेवल्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मटेरियली मिसस्टेट कर सकता है, ठीक है ना। फिर साथ ही में इफ़ सो कन्फाइंड, अगर वो कन्फाइंड भी है, रिप्रेजेंट और कुड रिप्रेजेंट अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और या फिर वो क्या हो सकता है, एक सब्सटैंशियल पोर्शन हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। मतलब मिस स्टेटमेंट आपको किस में लग रही है, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल पोर्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सपोज है बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो उसी में अगर मिस स्टेटमेंट है तो फिर बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो क्या ही वो रोल है, बिकॉज बैलेंस शीट आपकी क्या होती है, मेन आपका मिरर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें अगर आपको कोई मिस स्टेटमेंट लग रही है तो वो क्या है, आपके अकॉर्डिंग परवेसिव है। और इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स आर फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और मतलब कुछ ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो कि यूजर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसी में ही मिस स्टेटमेंट है। तो ये इन तीनों ही केसेस में हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या देंगे, या तो एडवर्स ओपिनियन देंगे या फिर हम क्या देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड ये होता है हमारा परवेसिव का मीनिंग। सो बेसिकली इट मीन्स कि वो एक ही सेक्शन से कंसीडर नहीं है, या फिर अगर एक ही सेक्शन से कंसर्न है भी तो वो एक ही सेक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें लग रहा है उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, या फिर जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह गई है वो मटेरियल हो सकती है, तो हम उस केस में क्या देंगे, या तो एडवर्स देंगे या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। एंड अदरवाइज अगर हमें लग रहा है इन तीनों में से ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ उसी सेक्शन को अफेक्ट करेगा या फिर वो सेक्शन उतना सब्सटेंशियल नहीं है, तो हम क्या देंगे, हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके, आई गेस आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद में विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट, कौन सी ओपिनियन एप्रोप्रिएट है। सो द नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन, दैट इज whether the financial statements are materially misstated, or in case of inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence may be materially misstated, and the auditor's judgment about the pervasiveness of the effects or possible effects of the matter on the financial statements। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन होगा वो इन दोनों बातों पे डिपेंड होगा कि मतलब वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, एंड जो ऑडिटर का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो परवेसिवनेस का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारी जो ओपिनियन है वो बेस्ड होगी। So the table below illustrates how the auditor judgment about the nature of matter giving rise to their modification and the pervasiveness of its effects or possible effects on the financial statements affect the type of opinion to be expressed। चलिए अब आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मटीरियली मिसस्टेटेड, ठीक है, और इनएबिलिटी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो जब भी आपको ये आता है तो आपके दिमाग में एकदम से क्या क्लिक होता है कि मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। अब ये मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, मटेरियल बट नॉट परवेसिव, ठीक है। तो हम क्या देंगे इन दोनों ही केसेस में, क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन मटेरियल और परवेसिव दोनों है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हुआ है तो एडवर्स, और इनएबिलिटी है तो डिस्क्लेमर, ठीक है। Basis for opinion. So when the auditor modifies the opinion on the financial statements, the auditor shall, in addition to the specific element required by 700, एक तो हमारा थर्ड एलिमेंट ऑडिटर ओपिनियन था, फोर्थ एलिमेंट बेसिस फॉर ओपिनियन था, तो हमें उसमें भी फिर बेसिस फॉर ओपिनियन में भी हम जब अपनी ऑडिटर्स ओपिनियन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें बेसिस फॉर ओपिनियन में भी उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो हम लोग कहेंगे। तो हमारा जो बेसिस फॉर ओपिनियन है वो हम क्या कर देंगे, हम उसकी हेडिंग को चेंज कर देंगे। जो भी हमने ओपिनियन दी है, मतलब चाहे हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दी है या एडवर्स ओपिनियन दी है, जो भी आपने ओपिनियन दी है तो उसको आप उस बेसिस फॉर ओपिनियन की हेडिंग को चेंज करके वो ओपिनियन लिख दोगे। जैसे क्वालिफाइड दिए तो क्वालिफाइड, एडवर्स दिए तो एडवर्स। विद इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर, और उस बेसिस फॉर ओपिनियन में आप वो मैटर्स भी लिखोगे जिस वजह से आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ा। सो दीज आर द मैटर्स, यही वाले मैटर्स हैं वो, ठीक है। कि या तो वो मतलब परवेसिव था, नहीं था, और वो नहीं कर पाया ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन ईजीली डू इट। फिर इसके बाद में हम लोग अपने 6th टॉपिक पे आते हैं। So your 6th topic is basically your SA 706. So it is your emphasis on matter paragraphs and other matter paragraphs in the independent auditor's report. तो emphasis क्या होगा matter paragraphs का और other matter paragraphs का एक audit report में। So the objectives of the auditor having formed an opinion on the financial statements is to draw usual
users' attention when in the auditor's judgment it is necessary to do so by way of clear additional communication in the auditor's report. So a matter, although appropriately presented or disclosed in the financial statements, that is of such importance that it is fundamental to the user's understanding, or as appropriate any other matters that is relevant to users understanding of the audit, the auditor's responsibility or the auditor's report. तो हम उन मैटर पे ज़्यादा एम्फेसिस देंगे जो कि क्या है, फंडामेंटल हैं यूज़र्स के लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और साथ ही में अगर कोई अदर मैटर है तो वो भी यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, एप्रोप्रिएट है. तो ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है तो हमें उसको क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा, मतलब उस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा. तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे ज़्यादा एम्फेसिस दे. अब यहाँ पे भी और है तो उसको ध्यान रखना. एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स की डेफिनेशन दे रखी है और अदर मैटर पैराग्राफ की भी डेफिनेशन दे रखी है. तो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ क्या होता है, अब पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट में एक पैराग्राफ है दैट रेफर्स टू द मैटर एप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर को लग रहा है ऐसा कि वो is of such importance that it is fundamental to users understanding of the financial statements. ऑडिटर के अकॉर्डिंग उसको ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उस पर क्या करें, एम्फेसिस करें. तो वो उस पैराग्राफ को क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा. अदर मैटर कौन सा होता है, अदर मैटर पैराग्राफ, अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिफर्स टू अ मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड. ठीक है, ये तो था प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये कौन सा है, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फिर उसको लग रहा है, ऑडिटर को लग रहा है कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन वो ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट है ना ही डिस्क्लोज है. तो वो उसको क्या करेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा और उसको क्या करेगा, एक तरह से उसको हाईलाइट करेगा. तो इफ़ द ऑडिटर considers it necessary to draw users attention to a matter presented or disclosed, अगर वो मतलब करता है emphasis, ठीक है, तो वही fundamental to users understanding, the auditor shall include an emphasis of matter paragraph in the auditor's report provided. उसको कब करना है, provided मतलब कंडीशन दे रखी है, the auditor would not be required to modify the opinion in accordance with 705 as a result of the matter. उसको तभी करना है एम्फेसिस अगर उसको लग रहा है कि इस एम्फेसिस के बाद मुझे मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में, सिर्फ तभी करेगा. एंड यहाँ पे एंड है, दोनों ही कंडीशंस होंगी. When SSC 701 applies, the matter has not been determined to be a key audit matter to be communicated in the auditor's report. जहाँ पे आप key audit matters लिख रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि वो matter आपका वहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है. तो ये दोनों conditions हैं, वो key audit matter नहीं है और साथ ही में उसको लिखने के बाद आपको modification नहीं करनी पड़ेगी. दोनों condition है या end है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है. तो प्लीज़ ये और एंड को आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना. यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था और मतलब या तो उसको ऐसा लग रहा है कि जो मतलब प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन उसको उस पर एम्फेसिस करना है. और अदर मैटर पैराग्राफ्स क्या आते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं है उसके बाद में भी उसको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है. तो वो हम क्या देंगे, एम्फेसिस और अदर मैटर पैराग्राफ्स में देंगे, ठीक है. लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं, इस पर कंडीशंस ये हैं कि वो मॉडिफाई नहीं करना चाहिए, उसको लिखने के बाद ऐसा ना हो कि हमें मॉडिफिकेशन करना पड़े एज पर एस 705, एंड वो एक की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए एज पर एस 701, ठीक है ना. फिर इसके बाद में सेपरेट सेक्शन फॉर द एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. सो व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड्स एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जब वो इंक्लूड करता है तो उसको एक सेपरेट सेक्शन लिखना होगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जिसका क्या नाम होगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर. इंक्लूडेड इन द पैराग्राफ अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फेसाइज, उसमें हम क्लियरली लिखेंगे कि इस मैटर को हम एम्फेसाइज करें हैं. एंड टू वेयर रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी फाउंड, मतलब वहाँ तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, फिर इसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन क्या है हमें उसका रेफरेंस भी वहाँ लिखना होगा. फिर द पैराग्राफ शेल रेफर ओनली टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड indicate that the auditor's opinion is not modified in respect of the matter emphasized, ठीक है. तो ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर होगा,
प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि अगर वो प्रेजेंटेड या और डिस्क्लोज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका अदर मैटर पैराग्राफ से जाएगा। तो आइए हम उसका देख लेते हैं। तो अगर मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अदर मैटर पैराग्राफ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, अदर मैटर पैराग्राफ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अदर मैटर पैराग्राफ है इसके ऊपर भी फिर से 2 कंडीशन है और यहाँ पे भी एंड आ रहा है कि ये लॉ और रेगुलेशन ने प्रोहिबिट नहीं किया है और फिर साथ में ये फिर से की ऑडिट मैटर नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग ये दोनों ही कंडीशंस पे अप्लाई हो रहा था कि हम एम्फेसिस और मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ हम कब नहीं देंगे, अगर हमें लग रहा है कि इसको करने के बाद हमें, अच्छा ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के लिए ही था। ठीक है, एम्फेसिस मैं फिर से बता देती हूँ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के लिए आपकी 2 कंडीशन है। एक तो उसको लिखने के बाद हमें मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में, और साथ ही में हमें वो हमारा की ऑडिट मैटर नहीं होना चाहिए एज़ पर SC 701। और अदर मैटर पैराग्राफ भी हम तब करेंगे अगर वो लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन वाला इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसी के लिए तो आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो, इसलिए यहाँ पे लॉ का इन्होंने लिख दिया और सेकेंड वाली कंडीशन सेम है। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। और मतलब दोनों ही कंडीशंस में आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा हेडिंग कि वो एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ है, और आपको एक रेफरेंस भी देना होगा। इसमें इन्होंने दिया है कि आपको एक रेफरेंस भी देना होगा रेलिवेंट डिस्क्लोजेस, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो आपको उसका रेफरेंस भी देना होगा कि कहाँ पे जो डिस्क्लोजर है इस चीज़ की हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। और यहाँ पर तो वो है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ कोई रेफरेंस देनी ही नहीं है। फिर उसके बाद में सेपरेट सेक्शन फॉर अदर मैटर पैराग्राफ, तो इसमें वही बोल रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो उसको एप्रोप्रिएट हेडिंग देनी होगी अदर मैटर पैराग्राफ को, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आपके 7th और 8th भी बहुत छोटे छोटे हैं, बट इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर कराऊंगी बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक ये ज़्यादा टाइम लेगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी तो हम लोग 7th 8th टॉपिक उसमें करेंगे, फिर आपका 5 वीडियोज़ में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। So please press the thumbs up button if you are really liking my videos and if you are getting help from my videos, and please इसको share कीजिए and अपना valuable feedback मुझे दीजिए। I really feel good if you all appreciate me and मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है फिर आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए। एंड इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर रिकॉर्ड करूँ आप लोग प्लीज़ वो भी मेंशन कर देना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं 5th चैप्टर लाऊँ या 3rd चैप्टर लाऊँ, बिकॉज 3rd चैप्टर इज़ अ बिट लेंदी एंड 5th चैप्टर कंपैरेटिवली उससे थोड़ा शॉर्ट है। तो आप लोग जैसा भी है आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, एंड जिसके भी मुझे लगेगा कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैं उसी पे फिर काम स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है ना। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड थैंक यू सो मच।